जिस सास को बहू दिन रात सूखी रोटी और उबली सब्जियां खाने पर मजबूर करती थी, आज जब वो खुद अपने कमरे की बत्तियां बुझाकर छुप छुप कर बर्गर और मोमोज खाते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई, तो पूरे मोहल्ले के सामने उसकी असलियत आ गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्मा स्टोरीज पर। आज की कहानी समाज के उस दोहरे चेहरे को उजागर करती है, जहां लोग बाहर तो खुद को बहुत संस्कारी और अनुशासित दिखाते हैं, लेकिन बंद कमरों के पीछे उनका लालच और पाखंड साफ नजर आता है। यह कहानी बिलासपुर के एक प्रतिष्ठित परिवार की है, जहां एक बूढ़ी मां के आत्मसम्मान और बहू के अहंकार के बीच एक ऐसा नाटक चल रहा था जिसका अंत बेहद अप्रत्याशित था। शांति देवी एक बेहद सरल, शांत और धार्मिक प्रवृत्ति की महिला थी। 60 वर्ष की उम्र में उनके जीवन की सबसे बड़ी पूंजी उनका बेटा पीयूष था। पीयूष एक बड़ी कंपनी के मैनेजर के पद पर कार्यरत था। शांति देवी ने अपने पति के जाने के बाद बड़े कष्ट सहकर पीयूष को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया था। जब पीयूष की शादी शहर के एक रईस घराने की लड़की राधिका से हुई, तो शांति देवी ने सोचा था कि अब उनके जीवन के आखिरी दिन सुख और शांति से बीतेंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस बहू को वह घर की लक्ष्मी मानकर ला रही हैं, वह उनके ही घर में उनके वजूद को मिटाने की कोशिश करेगी। राधिका स्वभाव से बहुत आधुनिक, जिद्दी और खुद को बहुत बड़ा डाइट एक्सपर्ट समझने वाली महिला थी। घर में कदम रखते ही उसने पूरे घर का नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह अपनी सास शांति देवी को हर वक्त नीचा दिखाना चाहती थी। राधिका ने घर की रसोई पर पूरी तरह कब्जा कर लिया और एक नया नियम लागू कर दिया। उसका कहना था कि बढ़ती उम्र में शांति देवी के स्वास्थ्य के लिए केवल उबला हुआ खाना, बिना नमक मिर्च की सब्जियां और बिना घी की सूखी रोटियां ही सही है। माँ जी, आपकी उम्र अब वैसी नहीं रही कि आप तेल मसाले का खाना हजम कर सके। आज से आपके लिए रसोई में केवल उबली हुई लौकी, तोरई और बिना नमक का सूप ही बनेगा। यह मैं आपके भले के लिए ही कर रही हूँ, ताकि आपको कोई बीमारी न लग घेरे। शांति देवी स्वभाव से बेहद स्वाभिमानी थी। उन्होंने कभी अपनी जरूरतों के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया था। बहू की इन कड़वी बातों को सुनकर उनका दिल छलनी हो जाता, लेकिन घर की शांति बनाए रखने के लिए वे चुपचाप अपनी थाली में रखी उस बेस्वाद उबली सब्जी को खा लेती थी। जब कभी पीयूष दफ्तर से लौटता और अपनी माँ की थाली देखता, तो वह राधिका से इस बारे में पूछता, लेकिन राधिका इतनी चतुर थी कि वह बात को पूरी तरह घुमा देती थी। पीयूष, तुम तो जानते ही हो कि आज के समय में बुजुर्गों की सेहत का ख्याल रखना कितना जरूरी है। माँ जी को बाहर का या मसालेदार खाना बिल्कुल नहीं पचना चाहिए। मैं तो दिन रात उनकी सेहत की चिंता में घुली रहती हूँ, और तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो। पीयूष अपनी पत्नी की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाता और सोचता कि राधिका सचमुच उसकी माँ का बहुत ख्याल रख रही है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट थी। राधिका खुद को तो बहुत बड़ा योग गुरु और सादगी पसंद इंसान दिखाती थी, पर पूरे मोहल्ले की महिलाओं के सामने बड़ी बड़ी बातें करती थी कि कैसे वह अपने घर में केवल जैविक और सात्विक भोजन ही बनाती है और मैदे या बाहर के जंक फूड को हाथ भी नहीं लगाने देती। बहन जी, हमारे घर में तो मैदा, बर्गर, पिज्जा जैसी चीजें जहर मानी जाती हैं। मैं खुद भी इन चीजों से कोसों दूर रहती हूँ और अपनी माँ जी को भी केवल शुद्ध और प्राकृतिक भोजन ही देती हूँ। यह आजकल का बाहर का खाना तो संस्कारों और सेहत दोनों को बिगाड़ देता है। मोहल्ले की महिलाएं भी राधिका की इन बातों से प्रभावित होकर उसकी तारीफों के पुल बांधती थी, लेकिन शांति देवी अंदर ही अंदर अपनी बहू के इस पाखंड को समझती थी। दिन बीतते गए और शांति देवी का शरीर उस बेस्वाद और पोषक तत्वों से रहित खाने के कारण कमजोर होने लगा। उनके चेहरे की रौनक गायब हो चुकी थी। फिर भी राधिका का दिल नहीं पसीजा। वह हर सुबह शांति देवी के सामने वही उबली हुई घास फूस जैसी सब्जियां रख देती और खुद अपने कमरे में चली जाती। एक दिन पीयूष को किसी कंपनी के काम से 3 दिनों के लिए दिल्ली जाना पड़ा। पीयूष के जाते ही राधिका के तेवर और ज्यादा बदल गए। उसने शांति देवी से कह दिया कि वह अगले 2 दिनों तक रसोई में कुछ नहीं बनाएगी, क्योंकि उसका उपवास है। उसने शांति देवी के लिए फ्रिज में सूखी रोटियां और उबली हुई दाल रख दी और कहा कि वह इसे गर्म करके खा ले। माँ जी, पीयूष घर पर नहीं है और मेरा व्रत है। मैंने आपके लिए 2 दिन की रोटियां बनाकर रख दी है। आप इसे दूध या पानी के साथ खा लीजिएगा। मुझे बार बार रसोई में जाकर परेशान मत कीजिएगा। मुझे अपने कमरे में आराम करना है। शांति देवी ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। शाम ढल चुकी थी। पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। शांति देवी अपने कमरे में बैठी भगवान का भजन कर रही थी। तभी रात के करीब 9 बजे उन्हें घर के मुख्य दरवाजे की घंटी सुनाई दी।
शांति देवी ने सोचा कि इस वक्त कौन आया होगा। वे धीरे धीरे लाठी के सहारे अपने कमरे से बाहर आई, लेकिन उनके मुख्य दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही राधिका अपने कमरे से दबे पांव बाहर निकली। उसने बहुत ही अजीब हरकत की। उसने लिविंग रूम की सारी बत्तियां बुझा दी ताकि अंधेरा रहे। शांति देवी अंधेरे में एक खंभे के पीछे छुप गई और देखने लगी कि आखिर माजरा क्या है। राधिका ने बहुत ही धीरे से दरवाजा खोला। बाहर एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी बॉय खड़ा था, जिसके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। राधिका ने तुरंत उससे वह बैग लिया। पैसे ऑनलाइन पहले ही कट चुके थे, इसलिए उसने बिना कोई आवाज किए दरवाजा बंद कर लिया। उस बैग से आ रही तीखी, मसालेदार और तली हुई चीजों की खुशबू ने पूरे घर के माहौल को बदल दिया था। उसमें लहसुन, अजीनोमोटो का और गर्म मक्खन की वह गंध थी जो केवल मोमोज और बर्गर में होती है। शांति देवी हैरान रह गई। जो बहू पूरे समाज में सात्विक भोजन का ढोंग करती थी, जिसने अपनी सास को उबले हुए खाने पर जिंदा रहने के लिए मजबूर कर रखा था, वह रात के अंधेरे में बाहर से खाना मंगवा रही थी। राधिका वह बैग लेकर बिल्ली की तरह दबे पांव अपने कमरे की तरफ भागी। उसने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया और खिड़कियों के पर्दे पूरी तरह गिरा दिए। शांति देवी के मन में कोई गुस्सा नहीं था, बल्कि एक गहरा कौतूहल और अपनी बहू की असलियत को सामने लाने की इच्छा थी। वे बहुत ही शांति से राधिका के कमरे के दरवाजे के पास पहुंची। उन्होंने कान लगाकर सुना तो अंदर से टीवी की धीमी आवाज और राधिका के खाने की आवाजें आ रही थी। दरवाजा पूरी तरह से लॉक नहीं था, क्योंकि राधिका को लगा था कि बूढ़ी सास तो अपने कमरे में सो चुकी होंगी। शांति देवी ने धीरे से दरवाजे के हैंडल को घुमाया और दरवाजा एक झटके में खुल गया। कमरे के अंदर का नजारा देखकर शांति देवी की आंखें फटी की फटी रह गई। बिस्तर पर चारों तरफ टिश्यू पेपर बिखरे हुए थे। एक बड़े से डिब्बे में दो बड़े बड़े चीज बर्गर रखे हुए थे, जिसमें से मेयोनीज टपक रही थी। दूसरे डिब्बे में गर्मा गर्म फ्राइड मोमोज और लाल तीखी चटनी सजी हुई थी। राधिका के दोनों हाथ चटनी और चीज से सने हुए थे और उसका मुंह पूरी तरह भरा हुआ था। जैसे ही राधिका की नजर अपनी सास पर पड़ी, उसके गले से मोमोज का टुकड़ा फंस गया। वह जोर जोर से खांसने लगी। उसका चेहरा शर्म, डर और पकड़े जाने से एहसास से लाल हो गया। उसने तुरंत पानी का गिलास उठाया और गटागट पी गई। माँ, माँ जी, आप इस वक्त यहाँ क्या कर रही हैं? आप तो अपने कमरे में सो रही थी ना? राधिका की आवाज में अब वह पुराना घमंड और कड़कपन बिल्कुल गायब था। उसकी जगह एक थरथराहट थी जो किसी चोर के पकड़े जाने पर होती है। शांति देवी ने कमरे की मुख्य बत्ती चालू कर दी, जिससे पूरा कमरा रोशनी से नहा गया। उन्होंने बिस्तर पर रखे उस जंक फूड को देखा और फिर अपनी बहू की आंखों में आंखें डालकर बड़े शांत स्वभाव से कहा, राधिका, मुझे तो लगता था कि मैदे और तेल मसाले से केवल मेरा ही स्वास्थ्य खराब होता है, लेकिन आज तुम्हारी इस थाली को देखकर मुझे समझ में आया कि सेहत के नियम केवल इस घर की बूढ़ी माँ के लिए हैं, घर की महारानी के लिए नहीं। जो बहू पूरे मोहल्ले में अपनी सादगी का ढिंढोरा पीटती है, पर रात के अंधेरे में छुप कर चोरों की तरह मोमोज और बर्गर खाती है। राधिका ने तुरंत अपने हाथ चादर से पोंछे और खड़े होकर अपनी सफाई देने की कोशिश करने लगी। उसका अहंकार अभी भी पूरी तरह मरा नहीं था। माँ जी, आप गलत समझ रही हैं। असल में आज मेरा व्रत था ना, तो मुझे बहुत तेज कमजोरी महसूस हो रही थी, इसलिए मैंने बस थोड़ा सा बहलने के लिए यह मंगा लिया। आप प्लीज पीयूष को कुछ मत बताइए, वह फालतू में नाराज होंगे। शांति देवी ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि एक गहरी करुणा और सीख देने की चमक थी। वे आगे बढ़ी और उन्होंने राधिका के बिस्तर पर बिखरे हुए उस खाने को समेटा। राधिका, मुझे पीयूष को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, और न ही मुझे तुम्हारी इस कमजोरी से कोई शिकायत है। इंसान का मन है, कभी भी कुछ भी खाने का कर सकता है, लेकिन तकलीफ इस बात की है कि तुमने अपने स्वाद के लिए, अपनी इस इच्छा के लिए मुझे पिछले 1 साल से सूखी रोटी और उबली सब्जियों पर तड़पाया। तुमने मुझे समाज के सामने एक बीमार और लाचार बुजुर्ग साबित कर दिया, ताकि तुम खुद को महान दिखा सको। क्या यही तुम्हारे संस्कार हैं? राधिका चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। उसके पास अपनी सास के इन सीधे और सच्चे सवालों का कोई जवाब नहीं था। उसे अपनी हर एक चालाकी और हर एक ताना याद आ रहा था जो उसने शांति देवी को दिया था। तभी घर के मुख्य दरवाजे की घंटी दोबारा बजी। राधिका चौंक गई। इस वक्त कौन हो सकता है? शांति देवी ने राधिका का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ लिविंग रूम में ले आई। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो सामने पड़ोस की दो महिलाएं खड़ी थी, जो शांति देवी के स्वास्थ्य का हाल चाल जानने के लिए आई थी, क्योंकि उन्होंने शाम को शांति देवी को बहुत कमजोर हालत में बरामदे में बैठे देखा था। शांति जी, हमने देखा कि आपके घर की बत्तियां बुझी हुई थी, तो हमें चिंता हुई कि कहीं आपकी तबीयत ज्यादा खराब तो नहीं हो गई। राधिका तो कहती रहती है कि आपकी सेहत बहुत नाजुक है। पड़ोसन की बात सुनकर शांति देवी ने मुस्कुराकर राधिका की तरफ देखा, जो डर के मारे कांप रही थी।
उसे लग रहा था कि अब उसकी सास पूरे मोहल्ले के सामने उसकी धज्जियां उड़ा देगी। लेकिन शांति देवी ने जो किया, उसने राधिका की आत्मा को झकझोर कर रख दिया। नहीं बहन जी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। असल में मेरी बहू राधिका ने आज मेरे मनपसंद मोमोज और बर्गर मंगवाए थे। वह कह रही थी कि माँ जी, अब रोज रोज सादा खाना खाकर ऊब गई होंगी, आज थोड़ा स्वाद बदल लीजिए। हम दोनों बस अंधेरे में बैठकर आराम से टीवी देखते हुए खा रहे थे, इसलिए बत्तियां बंद थी। मेरी बहू मेरा बहुत ख्याल रखती है। पड़ोस की महिलाएं राधिका की और तारीफ करने लगी कि कितनी खुशकिस्मत है शांति देवी, जिसे ऐसी समझदार बहू मिली है जो उनकी हर छोटी बड़ी इच्छा का ध्यान रखती है। वे महिलाएं तो चली गई, लेकिन उनके जाने के बाद राधिका वहीं फर्श पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसुओं का सैलाब बहने लगा। वह समझ चुकी थी कि शांति देवी ने उसकी असलियत जानने के बाद भी समाज में उसकी इज्जत बचा ली थी। जिस सास को उसने हमेशा पराया और बोझ समझा, उसी सास ने उसके पाखंड को छुपाकर उसे एक बड़ा जीवन का पाठ पढ़ा दिया था। राधिका ने घुटनों के बल बैठकर शांति देवी के पैर पकड़ लिए। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं बहुत अंधी हो गई थी। अपने अहंकार और झूठी शान के चक्कर में मैंने आपके साथ जो व्यवहार किया वह माफी के काबिल नहीं है। आपने आज मेरी इज्जत बचाकर मुझे जो सजा दी है, उसने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद इस घर में कभी कोई छुप कर नहीं खाएगा और न ही किसी पर खाने की पाबंदी होगी। शांति देवी ने आगे बढ़कर अपनी बहू को गले से लगा लिया। उस रात के बाद से वर्मा परिवार की रसोई का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब वहां केवल उबली हुई सब्जियां नहीं बनती थी, बल्कि हर रविवार को सास और बहू मिलकर अपनी पसंद के पकवान बनाती थी और पूरा परिवार एक साथ बैठकर हंसते खेलते खाना खाता था। राधिका का वह झूठा मुखौटा हमेशा के लिए उतर चुका था और उसकी जगह एक सच्ची, संवेदनशील और आदरणीय बहू ने ले ली थी।